मुंबई शहर में रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर ही एक बस्ती थी जहां पर रजनी अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रजनी का पति कुली का काम करता था और रजनी घर से चाय पकौड़े बनाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बेचा करती थी। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगती, रजनी अपनी चाय की केतली और पकौड़ों का टोकरा लेकर ट्रेन में चढ़ जाती और हर डिब्बे में घूम घूम कर चाय पकौड़े बेचती। गर्मा गर्म चाय पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म चाय। पापा पकौड़ा खाना है। सुनो जी, मेरे लिए भी 1 कप चाय ले लो। कौन कौन से पकौड़े हैं? ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा और मिर्च पकौड़ा है साहब। ठीक है, सारे पकौड़े मिक्स करके दे दो और 2 चाय दे देना। अरे रजनी, जल्दी ट्रेन से उतर, ट्रेन चलने वाली है। हाँ हाँ, उतर रही हूँ। तुम मेरी चिंता करना, कभी नहीं छोड़ते। कभी कभी तो रजनी को पैसे लेने में, चाय पकौड़ा देने में इतना समय हो जाता कि ट्रेन चल पड़ती थी और रजनी चलती ट्रेन से उतरती थी। रजनी, तुझे कितनी बार कहा है, ट्रेन चलने से थोड़ी देर पहले नीचे उतर जाया कर। कभी कोई अनहोनी हो गई तो क्या करूंगा? तुझे पता है ना, तेरे सिवा मेरा और बच्चों का कोई नहीं है। अरे हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। चलो अब तुम भी अपना काम करो, बेकार की टेंशन लेते रहते हो। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ, उसके बाद दोबारा स्टेशन पर आ जाऊंगी। रजनी भले ही गरीब थी पर अपने बच्चों के प्रति वो बहुत अच्छे से फर्ज निभा रही थी। उसका मन था कि पढ़ लिख कर उसके बच्चे अच्छी नौकरी पर लगे। सुबह 5 बजे के आसपास रजनी उमेश के साथ ही स्टेशन पर पहुंचती थी, पर आज उमेश की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए रजनी स्टेशन पर अकेले ही आ गई थी। क्या हुआ रजनी भाभी, आज उमेश दिखाई नहीं दे रहा? वो तो अक्सर तुम्हारे साथ ही आता है ना? हाँ, वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बुखार है तो घर पर आराम कर रहे हैं। अभी तक ट्रेन नहीं आई, वैसे तो 5 बजे आ जाती है, थोड़ी लेट है क्या? हाँ, वो टीटी साहब कह रहे हैं पीछे से ही ट्रेन लेट है। सर्दी आ गई है ना, तो सुबह सुबह कोहरा होता है, इसलिए सारी ट्रेनें लेट आ रही हैं। अच्छा भाभी, चलता हूँ, दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई होगी। दूसरे कुली के जाने के बाद रजनी ट्रेन आने का इंतजार करने लगी। आज प्लेटफॉर्म पर यात्री भी बहुत कम थे। कुछ देर बाद ट्रेन आती है। रजनी चाय की केतली और पकौड़े का टोकरा लेकर ट्रेन में चढ़ती है। भैया, आज आपकी ट्रेन पीछे से लेट आई है क्या? हाँ, कितने घंटे तो पिछले स्टेशन पर खड़ी रही, सिग्नल ही नहीं मिल रहा था, वरना अब तक तो हम यहाँ पहुँच जाते। सुनो, चाय पी लें क्या? रहने दो भाग्यवान, अब तो स्टेशन आ ही गया है, कुछ देर बाद घर पहुँचकर ही चाय पियेंगे, तब तक थोड़ी सुबह भी हो जाएगी। चलो सामान उठाओ। टीटी साहब, गाड़ी कितनी देर रुकेगी? बस 10 मिनट में चलने वाली है। अभी 10 मिनट है, आगे वाले डिब्बे में चाय पकौड़े बेच लेती हूँ। गर्मा गर्म चाय पकौड़े ले लो बहन जी, चाय पकौड़े दूं भैया जी। बेटा, पकौड़ा खाओगे? अरे नहीं खाना, आगे चलो। जा रही हूँ भैया जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चाय, गर्मा गर्म चाय, पकौड़ा चाय। रजनी ट्रेन के दूसरे डिब्बों में चाय देने के लिए चली गई। रजनी ट्रेन से नीचे उतरी और कुछ देर के लिए स्टेशन की सीट पर जाकर बैठ गई। आज तो बहुत थक गई, पर आज कमाई नहीं हुई। लगता है पकौड़े ऐसे ही रखे रह जाएंगे। आज सारी ट्रेनें लेट आ रही हैं। थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, अगली ट्रेन आने ही वाली होगी, पर ट्रेन तो 5 मिनट ही रुकती है। रजनी अगली ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। अचानक उसने बेंच के नीचे एक बच्चे को रोते हुए देखा। अरे, तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो वही हो ना जिसे मैंने ट्रेन में पकौड़ा खाने के लिए कहा था। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे पापा भी थे ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम तो ट्रेन में बैठे थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? आंटी, मुझे बचा लो, वो अंकल बहुत बुरे हैं। वो मेरे पापा नहीं है, वो तो हमारे नौकर मदन है। मेरे पापा दूसरे हैं, मेरे पापा तो दिल्ली रहते हैं। ये अंकल मुझे दिल्ली से लाए और अपने साथ ले जा रहे हैं। बच्चे की बातें सुनकर रजनी घबरा गई। तभी रजनी ने 2 आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देखा। बेटा, तुम बेंच के नीचे छुप जाओ और जब मैं कहूँ तभी बाहर आना। रजनी ने बच्चे को बेंच के नीचे छुपा दिया और खुद बेंच पर बैठ गई। ओ चाय पकौड़े वाली, तूने एक बच्चे को देखा है? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? क्या मैं यही काम करने स्टेशन पर रहती हूँ? मैंने किसी को नहीं देखा। लगता है कहीं और जाकर छुप गया है। चलो दूसरे प्लेटफॉर्म पर कहीं और देखते हैं। दोनों आदमी वापस मुड़े तो रजनी की जान में जान आई। तभी उनमें से एक आदमी ने बच्चे को बेंच के नीचे देख लिया और वो वापस मुड़े। इस चाय पकौड़े वाली ने हमसे झूठ बोला है, वो रहा बच्चा बेंच के नीचे। एक खबरदार, जो बच्चे को हाथ भी लगाए तो ये केतली की खौलती हुई गर्म चाय तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। हाँ। तभी रजनी के और भी जानकार जो उसके साथ प्लेटफॉर्म पर काम करते थे आ जाते हैं। लोगों की भीड़ लग जाती है। बदमाश घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। क्या हुआ रजनी, कौन थे ये लोग? काका, ये लोग इस बच्चे का अपहरण करके ले जा रहे थे। हमें इस बच्चे को इसके माता पिता तक पहुंचाना होगा। तेरी हिम्मत है रजनी, जो तूने उन बदमाशों का सामना किया। हम जैसे तो घबरा जाते। चल अब इस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। रजनी के साथ उसके कुछ साथी बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचते हैं। बच्चे के माता पिता को आने में समय लगेगा। कोई बात नहीं साहब, मैं अपने साथ इस बच्चे को बस्ती ले जा रही हूँ।
जैसे ही इसके माता पिता आएंगे आप मुझे बता देना। उस बच्चे का नाम बिट्टू था। कुछ ही देर में वो रजनी के साथ खूब घुल मिल गया। रजनी सबके साथ बिट्टू को लेकर अपनी बस्ती आ जाती है। रजनी, ये कौन है? वो उमेश को सारी बात बताती है। मुझे तुझ पर गर्व है, तू मेरी बहादुर पत्नी है। और फिर कुछ घंटों के बाद पुलिस बिट्टू के मम्मी पापा को लेकर बस्ती आ जाती है। मम्मी पापा। मेरा बच्चा, मेरा बिट्टू, हमने तुझे बहुत ढूंढा मेरे लाल। उस हरामखोर मदन ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे घर में नौकरी करके हमारे ही बेटे को किडनैप करके ले आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रजनी, तुमने हमारे घर के चिराग को बचा लिया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बहन। ये तो हर इंसान का फर्ज है कि मुसीबत के समय मदद को आगे आए। बिट्टू के माता पिता ने देखा कि रजनी बहुत गरीब है, वो और कुछ तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए रजनी की मदद की। बहन, एक भाई की तरफ से बहन को उपहार समझना, ये मत समझना कि मैं तुम्हें बदले में कुछ दे रहा हूँ। मैं मन से दे रहा हूँ। मुझे पता चला है कि तुम रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय पकौड़े बेचती हो, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर ही तुम्हारे लिए चाय पकौड़े की दुकान खुलवा रहा हूँ। वहाँ तुम और उमेश दोनों आराम से काम करना। बहन, तुम नहीं जानती हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए जितना करूँ उतना कम है। मनोज जी, आप बहुत लकी हैं जो बिट्टू आपको वापस मिल गया। रजनी ने सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया है। रजनी, मैं तुम्हारे लिए भारत सरकार से बहादुरी पुरस्कार की मांग करूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय हिंद। बिट्टू के मम्मी पापा खुशी खुशी दिल्ली लौट आते हैं। रजनी को उसकी अच्छाई का फल मिलता है। उसे भारत सरकार की तरफ से बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी भाभी, मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि,
अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है, जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहाँ कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है। हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से।
उन दोनों भाभीियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभीियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।